दोस्तों, दिल्ली से सटे नोएडा की आदर्श कॉलोनी जो कि नई नई बसावी गई थी, वहां पे रो हाउसेस बने हुए थे। रो हाउसेस आप समझते ही होंगे, एक जैसे बंगले या घर जो लाइन से बने हुए होते हैं उन्हें रो हाउसेस कहा जाता है। ऐसे ही एक रो हाउसेस में मालती श्रीवास्तव का परिवार रहा करता था। जो मालतो श्रीवास्तव के पति थे उनका स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। घर में सिर्फ मालती श्रीवास्तव, उनका एक बेटा जो इस वर्ष बीकॉम फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा होता, और एक बेटी रहती थी जो कि इस 12वीं की छात्रा थी। तीनों का परिवार था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। बगल का ही रॉ हाउस एक शर्मा जी का था। और आज सुबह सुबह संडे का दिन होता है, जब वह अपने घर से बाहर निकलते हैं चाय का कप हाथ में लिए हुए। ये जो लड़का था जिसका नाम योगेश श्रीवास्तव था, तो क्या देखता है कि बगल का जो बंगला है उसमें वहां कोई रहने आया है, गाड़ी से सामान उतर रहा है। और जब नजर पड़ती है तो वहां एक महिला खड़ी थी, और जब उस महिला पे नजर पड़ती है दोस्तों, तो पलके झपकाना भूल जाता है। यह महिला इतनी सुंदर महिला कि आज तक उसने कभी देखी ही नहीं थी। दूध में केसर सा रंग और शरीर की बनावट ऐसी कि बस मानो कि स्वर्ग की कोई अप्सरा उतर आई हो। भरा पूरा उसका शरीर, 30-32 वर्ष उसकी उम्र होगी, और बड़ी ही फुर्सत से भगवान ने उसे बनाया हो, कह सकते हैं। अब दोस्तों, वो लड़का देखता है तो देखते रहता है। वो महिला अपने काम में व्यस्त थी, गाड़ी से सामान उतारने में व्यस्त थी कि ये सामान उतारो, ऐसे ले जाओ वैसे ले जाओ। अब अंदर आता है तो माँ से कहता है कि माँ, शर्मा जी के घर में कोई रहने आया है। तो बोलती है माँ कि हाँ, शर्मा जी बता रहे थे कोई आने वाला है, कोई मैडम है वो रहने आती है, और उसका मैडम पति जो है वह दुबई में काम करता है। अब ये सुन के योगेश के मन में लड्डू फूटने लगता है कि महिला अकेली रहेगी तो लाइन मारी जाए, चांस ली जाए, हो सकता है कि लॉटरी लग जाएगा। योगेश के तो मन दोस्तों ये चीज जन्म ले चुकी थी। तो अब होता क्या है कि शाम हो जाती है, और योगेश जो था वो अपने बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तभी घर की बेल बजती है और माँ दरवाजा खोलती है, तो क्या देखती है कि वही महिला जो रहने आई है, जिसका नाम रीना होता है। रीना दरवाजे पे खड़ी है, पड़ोसियों से मुलाकात करने आई है। आती है अंदर, उसे अला करके बैठाती है, बातें शुरू होती है। और योगेश सिर्फ उसे ताड़े जा रहा था, और रीना भी तीखी निगाहों से योगेश देख रहा था। और योगेश की नजर सिर्फ और सिर्फ उसके वक्ष स्थल पर थी, क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही भारी थी। वो समझ रही थी कि योगेश क्या देख रहा है। कुछ देर के बाद रीना वहां से चली जाती है और बातों बातों में पूछ ही लेती है योगेश से कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो योगेश बोलता है कि मैं बीकॉम फाइनल कर रहा हूँ। इस पे रीना कहती है कि अरे वाह, बहुत अच्छा, मैंने भी एमकॉम किया है और मैं अपने कॉलेज में टॉपर थी, और अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझसे हेल्प ले सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। इतना कहने के बाद रीना चली जाती है और छोटी सी मुस्कान योगेश की ओर छोड़ जाती है। और बस यही मुस्कान जो योगेश की ओर छोड़ के गई थी, यहीं से योगेश के दिल में हलचल पैदा हो जाती है, और योगेश को सारी रात नींद नहीं आती है। और यह कुटिल मुस्कान रीना की याद आ रही थी। अब दोस्तों, क्या उसके दिल में भी कुछ चल रहा है, या क्या वो भी चाहती है क्या? अब दोस्तों, अगले दिन से योगेश जो था वह लग जाता है आते जाते नोटिस करना, देखना। और एक बार अपने जो बाहर गेट के बाहर एक छोटा सा एरिया होता है, वहां पर कुछ वो रीना कर रही होती है, तो उसका वीडियो बनाता है। और उसे वीडियो बनाता है तो रीना देख लेती है, उसको देख के मुस्कुरा देती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तो बस योगेश यहीं से समझ जाता है कि रीना जो है उसे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, और हो सकता है कि वो भी वही चाहती है जो योगेश चाहता है। तो रीना आए दिन योगेश के घर पे आ जाती थी, और इससे योगेश से बात हो जाया करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो गए थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। अब सुबह दोपहर का 12-12:30 बजे का वक्त होता है। आती है रीना योगेश के घर पर, दरवाजा नॉक करती है, लेकिन कोई अंदर से आवाज नहीं आता है। आंटी आंटी आवाज लगाती है, कोई नहीं बोलता। दरवाजा ढका देती है, खुल जाता है। और इतनी दोस्ती हो गई थी कि वो बेधड़क आ जा सकती थी रीना। तो दोस्तों, रीना चली आती है अंदर, देखती है बेडरूम में कोई नहीं, किचन में जाती है, कोई नहीं। तभी दोस्तों, एक रूम से कुछ आवाजें आ रही थी, उस रूम की ओर जाती है और जाकर देखती है। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इस वक्त योगेश शायद नहा करके वो निकला था, और इस वक्त पूर्ण लंगा था। और वह शायद दोस्तों आईना के सामने खड़ा होकर डोले सोले निहार रहा होता है। और जब रीना देखती है तो उसके दिल में हलचल पैदा हो जाती है, क्योंकि रीना पति दुबई में रहता था और साल भर 6 महीने में एक बार आता था। और ये इधर भरपूर जवान महिला एक अन्य पुरुष को ऐसे अवस्था में देखती है, तो वह दोस्तों अब छिप करके देखने लगती है कि योगेश क्या करता है। और योगेश दोस्तों जैसे ही पलटता है, तो ये जो थी रीना, जब उसकी नजर वहां पे पड़ती है तो उसे देख करके इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, इसकी सिसकारियां निकलने लगती है, और ये वहां से चली जाती है। योगेश को पता भी नहीं चला था कि रीना यहाँ पर आई थी। उसने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से और वापस लौट चुकी है। अब शाम होती है, और शाम को दोस्तों जब ये पढ़ाई कर रहा होता है, इसका आदत था ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ाई करने का। अब दोस्तों फिर शाम को दोस्तों रीना पहुंचती है और आकर के देखती है कि योगेश पढ़ाई कर रहा है, बगल में बैठ जाती है। माँ उठ के चाय बनाने चली जाती है,
अब दोस्तों यहाँ बातें होने लगती है, तो बातों बातों में कुछ ऐसे इशारे करती है कि उसने उसको इस प्रकार से देख लिया है, तो वह शर्मा जाता है। तो वह कहता है कि शर्माने की क्या बात है, तो बोलती है तुम्हारे पास तो ऐसी चीज है जो हर किसी के पास नहीं होती। योगेश के ऊपर तरंग उठने लगती है, पूछती है कि तुम किस में कमजोर हो। तो वह बोलता है कि मैं इस विषय में कमजोर हूँ। तो वह बोलती है तुम मुझे हेल्प लेने क्यों नहीं आ जाते। तब मालती कहती है, मालती से उसकी कहती है कि तुम, योगेश बोल रहा है कि इसका अकाउंट बहुत वीक है, तुम आप मेरे घर भेज दीजिए, मैं इसको इसको हेल्प कर दूंगी। तब वो दोस्तों उसकी माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, जब चाहे तब जा सकता है। अब रीना वहां से चली जाती है और अगले ही दिन शाम के समय में जा पहुंचता है रीना के घर पे। रीना तो इंतजार ही कर रही थी और जब योगेश दाखिल होता है घर में तो देखता का देखता रह जाता है। वह ब्लाउज में दोस्तों पतली सी साड़ी पहने हुए किसी अप्सरा सा लग रही थी। बैठने के बाद उसे पढ़ाने लगती है और पढ़ाने पढ़ाते जब अपना पहलू ढालती है तो योगेश की आंखें गड़ती है। तो दोस्तों वो देखता ही रह जाता है और जब धीरे से योगेश को हाथ लगाती है तब नींद से जागता है योगेश और उसे बातों में कुछ इस प्रकार से फुसलाना और कुछ इस प्रकार से उत्तेजित करती है, उसे यहाँ छू देना वहां छू देना। योगेश अपना खो बैठता है। तब दोस्तों वो देखती है कि लोहा गर्म है। उसके बाद योगेश को अपने बाहों में ले लेती है और उसके बाद योगेश को लेकर के अपने बेडरूम में चली जाती है और वहां पर योगेश के साथ इस प्रकार से खेलने लगती है जैसे जन्मों जन्मों की प्यासी हो। योगेश भी यही चाहता था जब से उसने पहली बार रीना को देखा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि रीना पहल करेगी और उसकी बाहों में आ जाएगी। और उस दिन वे कई घंटों तक एक दूसरे की प्यास इस तरह से बुझाते हैं जैसे कि जन्मों जन्मों के प्यासे हैं। और जब वो इस काम से मुक्त होते हैं तो रीना बताती है कि उस दिन तुम्हारे घर पे आई थी और तुम्हें नग्न अवस्था में देख लिया था और जो तुम्हारा पार्ट देखा था तभी सोच लिया था कि योगेश कमाल का लड़का है और इसे किसी भी हाल में अपने साथ बिस्तर पे लाना है। अब दोस्तों जब यह एक बार प्रोग्राम शुरू हुआ तो ये रोज का हो चुका था। अब योगेश रोज शाम को पढ़ने के बहाने रीना के घर जाता और पढ़ाई तो क्या होता क्या होता था दोस्तों, वहां तो शारीरिक संबंध बनता था। रीना उसे रोज नया नया सिखाती। अब दोस्तों तकरीबन 3 से 4 महीने का समय बीत गया और दोनों के संबंध ऐसे हो चुके थे कि ये जो था योगेश, इसे कहीं ना कहीं रीना से प्यार होने लगा था और वह उसे अपने गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगा था। और ऐसे ही एक दिन संबंध बना रहे होते हैं तो रीना बाथरूम में थी और दोस्तों रीना का फोन जो था वो फोन में लॉक नहीं था, लॉक खुला हुआ थी। अचानक से रीना का फोन उठा लेता है और जब वो खोलता है चैट बॉक्स और जब मैसेज देखता है तो इसका दिमाग चकरा जाता है, इसे बहुत गुस्सा आता है। अब जैसे ही रीना आती है अपना मोबाइल छीन लेती है और कहती है तुमने मेरा फोन छीन लेने की हिम्मत कैसे की। लेकिन ये तो गुस्से से पागल था और कहा कि ये सब क्या है, ये कौन लड़के हैं जो तुम्हें मैसेज कर रहे हैं और तुम क्या करती हो, तुम कौन हो। इस पे रीना भड़क जाती है। इस पर योगेश को कहती है कि तुम खुद को क्या समझते हो, क्या तुमको अपना मेरा पति समझने लगे हो, तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी शारीरिक भूख मिटाने के लिए हो, इससे ज्यादा तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। तुम्हें जो चाहिए मिल रहा है और मुझे जो चाहिए तुम मुझे दे रहे हो, इससे ज्यादा तुम्हारा हक नहीं। अब योगेश भी तैश में आ जाता है और कहता है कि ऐसी बात है तो मुझे ऐसी महिला से कोई संबंध नहीं रखना जो ना जाने ऐसे कितने लड़कों के साथ काम करती है। मैं समझता था कि तुम अच्छी महिला हो, मुझे तुमसे प्यार हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए मेरे साथ हो। अब योगेश वहां से चला जाता है और जब योगेश चला जाता है तो योगेश का दिल टूट सा गया था दोस्तों, क्योंकि योगेश उससे प्यार करता था। लेकिन बाद में दोस्तों जब योगेश को इसकी जरूरत महसूस होती है, दिन में योगेश आ नहीं रहा था, तब यह योगेश को लगातार कॉल मैसेज करती है। योगेश कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, अपना फोन भी स्विच ऑफ कर देता है, नंबर ब्लॉक कर देता है। अब ये परेशान हो जाती है, घर जाती है तो माँ वहाँ मौजूद थी, बहन वहाँ मौजूद थी। अब बात करे तो कैसे करे। तब दोस्तों ये ऐसा मौका देख के समझ जाती है, जब बहन कॉलेज गई थी और माँ मार्केट गई थी, योगेश घर में अकेला पकड़ आ जाता है। जा करके योगेश से बात करती है। योगेश बात करने के लिए तैयार नहीं था, कहता तुम चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। अब दोस्तों योगेश के पास बड़ी प्यार से त्रिया चरित्र खेलती है और कहती है तुम्हारे मिलने से पहले मैं कई और लड़कों से संबंध थे, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए और जो सुख तुमने दिया वैसा सुख किसी ने नहीं दिया, और जब से तुम मुझसे दूर हुए तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैंने सारे लड़कों का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है और एक बार तुम मुझे माफ कर दो। अब योगेश भी उसकी बातों में आकर के उसे माफ कर देता है और फिर गले लगे दोनों एक दूसरे से लिपटा चिप्पी करने लगते हैं। और इनको होश भी नहीं था कि मेन दरवाजा खुला है और कोई भी आ सकता है। और जो माँ मार्केट गई थी अचानक से आ पड़ती है और दरवाजे के गैप से इन दोनों को देख लेती है। अब दोस्तों माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है कि ये शादीशुदा महिला मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है, लेकिन वो एहसास नहीं होने देती है और वो ऐसे आहट करती है तो सब कुछ अलग हो जाते हैं। फिर अंदर आती है और रीना से पूछती है तुम कब आई, तो वो बोलती है बस अभी आई। कुछ देर के बाद रीना चली जाती है, लेकिन वो अपने बेटे से कुछ भी नहीं करती है। लेकिन मालती शाम तक ऐसा चक्रव्यूह रचती है कि बात जब योगेश घूम के फिर के आता है तो योगेश से कहती है कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम सुबह के ट्रेन से ननिहाल जा रहे हो जो कि देहरादून में था, तो तुम सुबह अब ट्रेन से देहरादून जा रहे हो
और वहीं पर रहोगे और वहीं से पढ़ाई लिखाई एग्जाम दो, जो भी करो वहाँ ट्यूशन लगाओ, तुम्हें पढ़ाई लिखाई वहीं से करना है और वहीं पर रहोगे और अपना फ़ोन भी यहीं पर छोड़ करके जाओ, जो भी बात करना होगा नाना नानी के फ़ोन से करना। वो समझ नहीं पाता है कि ना माँ ऐसा क्यों कर रही है। तब दोस्तों माँ से बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, तो माँ बोलती है क्यों नहीं जाएगा, कोई लड़की का चक्कर है। तब बोलता है नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है। माँ के आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी और रात को पैकिंग करके सुबह में योगेश निकल जाता है देहरादून के लिए। अब वह चला जाता है देहरादून और माँ ने फ़ोन स्विच ऑफ करके रख लिया था और रीना को खबर भी नहीं था कि योगेश देहरादून चल गया है। वो फ़ोन लगा रही है, कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। अब वो परेशान हो जाती है कि क्या हुआ, फिर से योगेश नाराज तो नहीं हो गया। जब घर पे आती है और दरवाजा खोलती है तो मालती देवी दरवाजा खोलती है, पूछती है योगेश कहाँ है। तो मालती देवी कहती है क्यों, क्या काम है। तब वो बोलती है कल पढ़ने नहीं आए। तब मालती देवी कहती है मुझे पता है तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ा रही है, तुझे शर्म नहीं आती। दुनिया भर की खरी खोटी मालती देवी सुनाती है और कहती है कि निकल जा, तुझे शर्म नहीं आती है। मैं शर्मा जी से भी कंप्लेन करूंगी कि तू यहाँ से जल्दी चली जा। लेकिन अब रीना करे क्या, वो बुरी तरह से तड़पने लगती है और तकरीबन 8-10 दिन का वक्त बीतता होगा दोस्तों। इधर जो योगेश की बहन थी रागिनी, वह पिछले कुछ दिनों से अपनी माँ और भाई से एक शिकायत कर रही थी कि एक लड़का है जो आते जाते रास्ते में काफी परेशान करता है, उसे छेड़ता है। और इस बात को लेकर के भाई को लेकर गई थी और भाई भी डांटा था, उसे झापड़ भी लगा दिया था। तभी से उस लड़के ने देख लेने की धमकी दी थी रागिनी और योगेश को। बाकायदे दोस्तों ये 2 महीने पुराने बात था, लेकिन लड़का लगातार इसका पीछा किया करता था। और अब योगेश को गए हुए 8-10 दिन बीत चुका था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन जो रागिनी होती है कॉलेज जाती है तो लौट करके वापस नहीं आती है। और जब माँ चिंतित होती है, संपर्क जाने की कोशिश करती है तो फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब रात हो जाता है, इनका शहर में कोई था भी नहीं कि माँ किसी के सामने रोए मदद मांगे। तो आखिरकार माँ मजबूरी में फोन लगाती है योगेश को। और जब माँ पूछता है क्या हुआ, तब बोलती है माँ कि रागिनी घर से वो लौट करके नहीं आई। तुरंत वहां से निकलता है नोएडा आने के लिए और अगले दिन सुबह नोएडा पहुंच जाता है। अब तलाश शुरू होती है रागिनी की। सारे दोस्त सहेलियों से पूछताछ की जाती है, कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो संबंधित थाने में जाते हैं, आदर्श नगर थाने में। और वहां पर रागिनी की कंप्लेन दर्ज करा दी जाती है। पुलिस छानबीन करती है, फोन को सर्विलांस पे डाल दिया जाता है, कॉल रिकॉर्डर खंगाले जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर सामने नहीं आता है। और जब उसकी सहेलियों से पूछताछ की जाता है तो कोई भी बात सामने नहीं आता, ना ही कोई लव अफेयर था, ना ही कोई दुश्मनी थी। तो आखिर रागिनी गई कहाँ, उसके साथ क्या हुआ। तभी रागिनी का भाई योगेश को जो था वो पुलिस को बताता है उस लड़के के बारे में जो परेशान करता था, जिससे झड़प हुई थी। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उस लड़के को पकड़ती है। और जब पकड़ के पुलिस उसकी तबीयत से धुलाई करती है, पुलिस लाख सख्ती पड़ती है, लेकिन लड़का टूटने का नाम नहीं ले रहा था और कहता है कि साहब अब जो चाहे कर लो, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं कल से रागिनी को नहीं देखा। हाँ, कॉलेज जब रागिनी गई तो मैं देखा था, लेकिन जब अंदर गई फिर मैं वहां से चला गया। उसके बाद रागिनी को मैं देखा नहीं और आज मैं उसे इंतजार कर रहा था। पुलिस को लग रहा है कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। लड़के को छोड़ देती है, लेकिन 1-2 हवलदार को लगा देती है गुप्त रूप से कि आखिर ये लड़का करता क्या है। अब योगेश वापस आ चुका था, रीना को पता चलता है तो रीना भी दुख के माहौल में आती है ढांढस बनाने। मालती भी शांत रहती है और जब मालती घर के अंदर होती है और योगेश जब बाहर होता है तो रीना देख के इशारे से बुलाती है, चला जाता है योगेश। रीना उसे लिपट जाती है, लिपट के रोने लगती है कि मैं तुम्हें कितना मिस किया, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तब योगेश बताता है कि शायद माँ ने हम दोनों को देख लिया था और इसी कारण रातों रात माँ मुझे नाना के घर भेज दिया और फोन भी यहाँ रख लिया। अब रीना जो थी फिर से वह लग जाती है, बहन के योगेश टेंशन में था लेकिन रीना फिर उसे गर्म कर देती है और दोनों के भी शारीरिक संबंध बन जाते हैं। शारीरिक संबंध बनने के बाद ड्राइंग रूम में जब बैठा होता है, रीना चाय बनाने के लिए गई थी, वहां पर एक टेबल पर नोटबुक पड़ी थी और जब वो नोटबुक को उठाता है उतने में ये चाय लेकर के आ जाती है। तो उस नोटबुक को खोल ही रहा होता है कि वो नोटबुक हाथ से छीन लेती है और कहती है कि ये भतीजे की है। चाय पी के योगेश वहां से निकल जाता है, लेकिन योगेश को कुछ अजीब सा लग रहा था कि ये नोटबुक कुछ जानी पहचानी सी है, कुछ देखी देखी से लग रही थी। तभी उसको याद आता है कि उसकी ऐसी ही नोटबुक उसकी बहन के पास था। तो अब उसे कहीं ना कहीं शक होने लगता है और वो फिराक में था कब रीना घर से बाहर जाए, उसकी घर की तलाशी लिए जाए। उसे पता था कि रीना घर से बाहर जाते हुए अपना चाबी कहाँ रखती है। अब जैसे ही रीना घर से बाहर निकलती है तो तुरंत घर के अंदर जाता है, लॉक खोलता है, उस नोटबुक को निकालता है तो राइटिंग देख के पहचान जाता है कि ये उसकी बहन रागिनी की थी और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे समझते देर नहीं लगती है कि इस खेल में रीना शामिल है, जरूर इसका हाथ है उसको गायब करने में। लेकिन रागिनी का कोई सुराग नहीं मिलता है तो वह तुरंत पुलिस को फोन करता है और जब पुलिस को सारी बात बताता है तो पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है। और तभी ऊपर के एक बेडरूम से हवलदार की आवाज आती है और जब भाग के सब देखते हैं तो क्या देखते हैं दोस्तों कि बेडरूम में जो बेड होता है, बड़ा सा डोर जहां पर सामान रखते हैं, उसके अंदर वह लड़की जो थी रागिनी, उसकी बहन, उसकी लाश पड़ी हुई थी।
अब दोस्तों योगेश देखता है तो फुट फुट के रोने लगता है, लेकिन वो फुट फुट के इसलिए रो रहा था कि जिस पलंग के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई थी और कल वह उसी पलंग के ऊपर रीना के साथ संभोग कर रहा था और नीचे पलंग में उसकी बहन की लाश पड़ी हुई थी। उसे खुद पे अपने आप में इतना गलानी हो रही थी कि वो शर्म से जमीन में धंसा जा रहा था, लेकिन कहता किसे। अब रीना जा पहुंचती है और पुलिस से देख के घबराती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो रीना जो थी वो बताती है कि जो योगेश, रीना को जब योगेश ने बाहर को उसकी माँ ने भेज दिया और रीना योगेश को रहना नहीं चाहती थी और योगेश को बुलाना कैसे है उसके लिए वह एक तरकीब लगाती है और सोचती है कि उसकी बहन को अगर किडनैप कर लेगी तो माँ परेशान हो गई, योगेश को यहाँ बुलाएगी, योगेश आ ही जाएगा। उसने कुछ नहीं सोचा था कि आगे पीछे क्या होगा। और वह इसी बहाने से उसके बहन को बहला फुसलाकर कॉलेज में मिलती है, रास्ते कॉलेज से आते समय उसके चाय में नशीला पदार्थ मिला के पिला देती है और हाथ पर बांध के पलंग के डोर में डाल देती है। लेकिन वह बेवकूफ़ महिला कहती है कि मैं उसे मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इस बेवकूफ़ महिला ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कि उसे डालने के बाद पूरी तरीके से बंद कर दिया और सांस ना मिलने के कारण रागिनी की मृत्यु हो जाती है। अब मालती फुट फुट के रो रही थी, उसकी माँ योगेश भी फुट फुट के रो रहा था। और अब तक तो संबंधित धाराओं की तरह मुकदमा दर्ज किया जाता है रीना के ऊपर और उसे जेल में भेज दिया जाता है। तो इस तरह की घटना निकल के सामने आई कि कुछ देर के मजे के लिए एक लड़का संपर्क में आया। और ये बहुत आम बात है दोस्तों, ये हमारे आसपास बहुत ऐसा होता है, गांव में भी होता है। लेकिन दोस्तों वह महिला इस तरह से पागल होगी कि पहले योगेश पागल था और अब महिला उसकी जुदाई में इस तरह से पागल हुई, तड़पी कि उसने इतना घिनौना काम उठा दिया। भले ही वह उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अनजाने में उसने एक लड़के की जान ले ली जिसका इस केस से कुछ लेना ही देना नहीं था। उस निर्दोष लड़के की जान चली गई। अब दोस्तों ये जो घटना थी अगर आपको सुनने में अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो, आप ये जहां से भी देख रहे हैं, अपना और अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छी सच्ची और नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।